फ्रांस में मेरे साथी, ओहदादारान, मुस्लिम लीगी बहन भाइयों, ख़वातीनो हज़रात, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सबसे पहले आपसे माज़रत ख़्वाह हूँ कि आपकी तरफ कुछ मैनेजमेंट को कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम आ रही थी। मैं शार्प फ्रांस टाइम 7 बजे हाज़िर था, लेकिन उनको कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी और वो मुझे अभी इंडिकेशन दी गई है कि अब हम आपस में बात हो सकती है। तो मैं दिल की गहराइयों से आप सबको मशकूर हूँ कि आपने इस इवेंट का एहतमाम किया और मुझे मौका दे रहे हैं कि मैं पाकिस्तान के हवाले से आप साथियों से कुछ दिल की बातें करूं। मैं आप सबको रिमाइंड कराना चाहता हूं कि 2013 में जब आपकी पार्टी को हुकूमत मिली तो उस वक़्त पाकिस्तान के हालात क्या थे। आपको याद होगा कि इलेक्शन से कई महीने पहले ये बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर लिखा जा चुका था कि पाकिस्तान में जो भी हुकूमत आएगी वो 6 से 7 महीने में सॉवरन डिफॉल्ट डिक्लेयर करेगी और वो इस काबिल नहीं होगी कि अपनी जो उनकी अदायगियां हैं बैरून ममालिक और बैरून ममालिक में जो अदारे हैं उनको देने के काबिल नहीं होगी। ये हालात थे। 18 से 20 घंटे की लोड शेडिंग थी। दहशत गर्दी के कई वाक़यात हर हफ्ते होते थे। पाकिस्तान में जो जीडीपी, जो किसी भी मुल्क की मईशत के हवाले से रीढ़ की हड्डी है, वो 2008-13 में उसकी एवरेज 2.8% ग्रोथ थी, जो कि हमारी आबादी की जो पॉपुलेशन ग्रोथ के करीब करीब है। 2.3% पॉपुलेशन ग्रोथ है, जिसका मतलब ये है कि मुल्क में कोई खातिर खा को बेहतरी, लोगों की गुर्बत को कमी के हवाले से, लोगों के रोज़गार के मौके के हवाले से या मुल्क की तरक्की के हवाले से कोई अच्छी खुशाइंद इंडिकेशन नहीं थी। 18 से 20 घंटे पाकिस्तान में लोड शेडिंग थी और देहातों में 20 घंटे से भी ज़्यादा लोड शेडिंग थी हर दिन। महंगाई बहुत अरूज पे थी। आजकल की महंगाई पे बाद में आते हैं। मैं बात कर रहा हूँ 2013 की, आपसे आपको याद दहानी कराने के लिए, क्योंकि 8 साल हो चुके हैं। उस वक़्त एवरेज जो महंगाई 12% थी 2008-2013 में, सालाना एवरेज 12% सालाना। बजट का खसारा या फिस्कल डेफिसिट जिसे कहते हैं, वो पीक पे था, 8-9% के दरमियान घूम रहा था जैसे आजकल है। और हम एक एग्रीकल्चर कंट्री हैं और 2012-13 जो आखिरी साल था पिछली हुकूमत का, उसमें एग्रीकल्चर क्रेडिट नेगेटिव था करीबन 8 बिलियन ये थी। और टैक्स जो कलेक्शन थी पूरे पाकिस्तान की, जिससे मुल्क चलते हैं, जो आमदनी जिसे कहते हैं आप, वो 1946 अरब। हमने अल्लाह का नाम लेके पाकिस्तान में शुरू किया, मेहनत शुरू की। हमें कहते थे 7 से 8 साल लगेंगे, लेकिन मैं समझता हूं कि अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करने कम है कि सिर्फ 3 साल के कलील अरसा में हम वहां जाके खड़े हो गए। यानी 2016 तक हमने पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा IMF के प्रोग्राम को मुकम्मल किया। किसी हुकूमत ने पाकिस्तान की तारीख में, इंक्लूडिंग डिक्टेटर्स जिनको कोई पूछने वाला नहीं होता, वो 12 लेवल्स ऑफ रिफॉर्म्स को मुकम्मल नहीं कर सके। और ये पहली हुकूमत थी मुस्लिम लीग नून की जिसने सितंबर 2016 में IMF को मुकम्मल रिफॉर्म्स कंप्लीट करने के बाद खुदा हाफिज कहा। पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो थे वो पीक पे थे 2016 के,
ये हालिया ही पीटीआई के स्टेट बैंक के गवर्नर का बयान है, शायद आपने पढ़ा हो। $23 बिलियन पे रिजर्व थे, और उसमें ये उधार वाले पैसे नहीं थे कि उसमें सऊदी अरेबिया के कुछ अरब डॉलर रखे हों, कुछ यूएई ने डिपॉजिट रखे हों, कुछ कतर ने रखे हों, कुछ चाइना का ट्रेड फैसिलिटी का इस्तेमाल हो, प्योर डिपॉजिट थे। इस तरह की कोई लायबिलिटी उसके खिलाफ नहीं थी, जो कि आज है। 3 साल में दुनिया के जितने बड़े क्रेडिबल अदारे थे, वो अल्लाह के फजलो करम से पाकिस्तान की तारीफों पे उतर आए। IFR एशिया को आपको याद करवाऊंगा, मूडीज याद करवाऊंगा, स्टैंडर्ड पुअर याद करवाऊंगा, फिच रेटिंग एजेंसी आपको याद करा सकता हूं, IBRD वर्ल्ड बैंक के अदारे की जो हम क्वालिफाई नहीं करते थे कि उससे बिजनेस कर सके, वो हम वापस क्वालिफाई कर गए। हमने नेल्सन की रिपोर्ट देखी, हमने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट हमारे फेवर में आई, मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट आई, US IPR की रिपोर्ट आई, फोर्ब्स की आई, अटलांटिक मीडिया की आई, बैरन्स एशिया की आई। कौन से अदारे थे जिसने पाकिस्तान की तारीफें नहीं की? किसी भी हुकूमत में दुनिया के जो बैन अल-अक़वामी मालियाती अदारे हैं, IMF, वर्ल्ड बैंक, IFC, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये कभी किसी हुकूमत में इनके तमाम जो हेड ऑफ अदारे हैं वो पाकिस्तान विजिट कभी किसी एक हुकूमत, कोई एक कभी आ गया होगा, कभी किसी हुकूमत में नहीं आया। हमारी हुकूमत में अल्लाह के फजल से जब हमने परफॉर्म किया तो ये तमाम अदारों के प्रेसिडेंट्स, इनके मैनेजिंग डायरेक्टर, इवन चाइना का जो नया बैंक बना जिसमें पाकिस्तान सिग्नेटरी था, एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB, मैं पाकिस्तान की तरफ से उसके जो मेमोरेंडम जो डॉक्यूमेंट है उसमें मैं सिग्नेटरी हूं। तो बात यह है कि आपकी तारीफ दुनिया कर रही थी कि पाकिस्तान टेक ऑफ कर रहा है, पाकिस्तान बेहतरीन परफॉर्म कर रहा है, पाकिस्तान अल्लाह के फल से उस मुकाम पे पहुंच गया 2016 तक कि वर्ल्ड प्राइस वाटर हाउस कूपर्स की जो रिपोर्ट आई उसने कहा जी पाकिस्तान इज नाउ डेस्टाइन्ड टू बी पार्ट ऑफ द ग्रेट क्लब, जो है G20 जिसे कहते हैं, दुनिया की सबसे बड़ी 20 मईशतों की क्लब जो है, वो उसमें चंद सालों में शामिल हो जाएगा। ये थी पाकिस्तान की इज्जत और एहतराम और पाकिस्तान की इकोनॉमिक प्रोजेक्शन। लेकिन हमने देखा कि कुछ छुपे हाथ हैं, जब भी पाकिस्तान टेक ऑफ करने लगता है उसकी टांगें खींचनी शुरू की जाती हैं। पाकिस्तान में सबसे पहले आपको याद होगा डॉन लीग का ड्रामा रचाया गया। उसके बाद आपने देखा कि पनामा का ड्रामा रचाया गया। मैं इस पे आखिर में बात करूंगा कि ये जो कॉन्स्पिरेसी हुई उसका आज क्या अल्लाह ताला के फजलो करम से हम किधर खड़े हैं, आखिर में बात करूंगा। लेकिन मुल्क कहां से कहां चला गया। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ऑलवेज लीड्स टू इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी का हाल यह हुआ कि आज हमने देखा कि पाकिस्तान वर्चुअली आइसोलेट हो चुका है। पाकिस्तान बाय द वे 2013 में फाटफ जो कि फ्रांस में हेडक्वार्टर्स हैं उसमें ग्रे लिस्ट पे था, लेकिन वर्चुअल ब्लैक पे था। हम ब्लैक में दाखिल होने वाले थे। हमने ये इलेक्ट्रिसिटी लोड शेडिंग हो, हम एक्सट्रीमिज्म हो, जैसे टेररिज्म का नाम भी देते हैं, हम इलेक्ट्रिसिटी एक्सट्रीमिज्म और इसके साथ साथ जो इकोनॉमी थी, ये 3 E's पाकिस्तान में मुश्किल तरीन हालात में थी 2013 में, और हम अल्लाह के फजल से उससे बाहर निकलाए और पाकिस्तान की दुनिया तारीफें कर रहा था। पाकिस्तान G20 में जाने की तेजी से तरक्की कर रहा था। वो मुल्क देखें, बेसिकली अगर आप चंद इंडिकेटर्स को देख लें कि आप कहां थे पाकिस्तान और किधर पहुंच गया और आज किधर है, तो आपको सारी चीज क्लियर हो जाएगी। जैसे मैंने अर्ज किया कि सबसे जो इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है वो तो GDP है, और GDP जो ग्रोथ इंडिकेटर है उसी से मुल्कों के में तरक्की होती है, रिसोर्सेज होते हैं, पर कैपिटा इनकम बढ़ती है, लोगों का जो है जिंदगी के हालात बेहतर होते हैं, उनकी पर कैपिटा इनकम के साथ उनकी लाइफ जो है अल्लाह के फजलो करम से उसमें बेहतरी आती है और मुल्क जो है वो तरक्की करता है।
इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है उस मुल्क में, तो हम इस जीडीपी को, जो कि पीपल्स पार्टी के ज़माने में 2008-13 में, मुझे कंपैरिजन इसलिए कर रहा हूं कि हमें नंबर्स जो हैं वो ना मैं जुटला सकता हूं ना कोई और जुटला सकता है, पॉलिटिकल स्टेटमेंट दी जा सकती हैं, ये नंबर ना सिर्फ पाकिस्तान के अदारों में महफूज हैं, स्टेट बैंक में, पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स में, इकोनॉमिक अफेयर डिवीजन में, बल्कि ये बैनुल अक़वामी अदारों में भी मौजूद हैं। आप इजीली कहीं से भी ये नंबर्स ले सकते हैं कि पाकिस्तान कब कहाँ खड़ा था। तो हमने देखा कि जीडीपी जो कि 2.8% एवरेज थी 5 साल हमसे पहले हुकूमत की, अल्लाह के फजल करम से हम उसको 5.8% पे लेके गए 2018 तक, और हमारी एवरेज 5 साल की 4.7% थी। 2.8% सालाना की एवरेज पिछली हुकूमत की, आपकी पीएमएनएन की जो एवरेज थी 4.7%। अब जो हुकूमत बैठी है, जिसको लाए गए हैं और जो इलेक्शन रिग करके आई इस मुल्क में, उसकी 3 साल की एवरेज जीडीपी ग्रोथ है वो 1.8%, पीपीपी 2.8% एवरेज सालाना, मुस्लिम लीग नून 4.7%, लेकिन छोड़ा आखिरी साल में 5.8%, और पीटीआई के पिछले 3 साल की एवरेज जीडीपी 1.8%। ये है हमारी प्रॉब्लम। दूसरी तरफ मैंने पब्लिक स्टेटमेंट्स भी दी, मैं रिएक्ट भी करता हूं, क्योंकि मुझसे रेजिस्ट नहीं होता। जब मैं पाकिस्तान की ब्लीडिंग होते देख रहा हूं तो मैं ना सिर्फ उनको क्रिटिसाइज करता हूं, मेरे ऊपर बैन लगा दिया, 7 मेरे इंटरव्यूज हुए और मैं इनकी झूठों के पलंदे बाहर बताता था कि ये भी झूठ है, ये भी झूठ है, ये भी झूठ है, और इन्होंने मेरे ऊपर बैन लगा दिया क्योंकि इनको सुनने की और सच फेस करने की इनमें कैपेसिटी नहीं। तो हमने देखा कि वही मुल्क जिसमें बेहतरी तेजी से तरक्की कर रही थी मुल्क की इकोनॉमी, लोड शेडिंग वर्चुअली हमने खत्म किया अल्हम्दुलिल्लाह। 11,000 मेगावाट के प्रोजेक्ट्स हमने लगाए, एलएनजी के 3600 मेगावाट के प्रोजेक्ट्स लगाए, क्योंकि जो 2014 का धरना था उसकी वजह से चाइनीज सदर 14 महीने पाकिस्तान लेट आ रहे थे। तो हमने ये जो पाकिस्तान को आगे लेके जा रहे थे, अगर इन्होंने इलेक्शन चोरी भी किसी ने करके लाना था किसी को, तो अगर ये काम ठीक करते तो शायद हम इतनी चीखों पुकार ना करते। लेकिन एक तरफ एक इनकॉम्पिटेंट हुकूमत लोगों की हुकूमत बनवा दी और मैंने जैसे अर्ज किया कि अगर आप चंद चीजें देखें कि जीडीपी ग्रोथ कहां चली गई, यानी 1952 के बाद पहली दफा पाकिस्तान की जीडीपी मंफी में गई, दूसरे साल में, पीटीआई के दूसरे साल में, फिस्कल ईयर 2019-20 ये -0.5% मंफी ग्रोथ है। इससे किलर पाकिस्तान के रुपए को बेकदर कर दिया। महंगाई का तूफान पाकिस्तान में आ चुका है। आई एम श्योर कि आपके जीजो कारब पाकिस्तान में होंगे, आप उनकी बददुआएं, उनकी तकलीफें और उनके ऑन कैमरा जो है जो वो देते हैं इनको यानी मैसेजेस कि हम मर गए हैं, यानी एक बड़ा दिल हिला देने वाली तकलीफ दे आजकल चीजें देखी जाती हैं। उसकी वजह क्या है? इनकी कोई तैयारी नहीं थी कि हुकूमत को कैसे चलाना है, सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलना है, सिर्फ और सिर्फ पिछली हुकूमत को मलाइन करना है, सिर्फ और सिर्फ क्रिटिसाइज करना है और हर ब्लेम पिछली हुकूमत पर डालना है। कितनी देर डालोगे? 3 साल हो चुके हैं, आपके नाक के नीचे सब अदारे हैं, आपके कंट्रोल में, आप FIA है, नैब है, और भाई अगर पिछली हुकूमत ने कोई गलत काम किया है, कोई नुकसान मुल्क का किया, तो कौम को दो, अवाम को दो। लेकिन ये जबानी हर चीज पिछली हुकूमत की गर्दान अब नहीं चल सकती। इस वक्त जो ग्राउंड रियलिटी है कि महंगाई से लोग तंग आ चुके हैं, वो महंगाई के जिसको हमने कामयाब मुआशी पॉलिसियों की वजह से, अल्लाह ताला के फजलो करम से, हम पीपल्स पार्टी की महंगाई, जैसे मैंने अर्ज किया कि एवरेज 12% इन्फ्लेशन उनकी, यानी 5 साल की।
हम उसको 4% पे लेके आए 2018 तक, नीचे लाते रहे लाते रहे लाते रहे, 46 साल की लोएस्ट इन्फ्लेशन पे पहुंच गए हम इंटरेस्ट रेट पाकिस्तान की तारीख में लोएस्ट इंटरेस्ट रेट पे पाकिस्तान को ले आए हम। और हमने देखा कि फूड इन्फ्लेशन 2% थी, हम अल्लाह के फजल से हमारे जमाने में 2018 में हम एक छोटी सी मामूली कीमत में इजाफा होता था, चीनी में 2 रुपए इजाफा हो तो हम एक्शन ले गए। ये हुकूमत का ये फर्ज है अवाम के लिए कि वो अपनी जो हुकूमत की रेट है उसको इस्तेमाल करे और होर्डर्स को, प्रॉफिटर्स को और जो लूटने वाले हैं माफियास को उसको सख्ती से आईनी हैंड से निपटे वो। लेकिन इनमें कहा, इनके तो नीचे माफियास बैठे हुए हैं, शुगर माफिया इनके नीचे, आटा माफिया इनके नीचे, अद्वियात माफिया इनके नीचे, पेट्रोलियम माफिया इनके नीचे, यू नेम इट, एंड एवरी माफिया इज विद इन दी हुकूमत इटसेल्फ। काबीना में दाएं बाएं बैठे हैं। तो मैं अर्ज कर रहा था कि हमने इन्फ्लेशन जो 2% पे लाए थे हम, फूड इन्फ्लेशन विच मैटर्स, आपके गरीब से गरीब तरीन जो बहन भाई है, पाकिस्तान का घराना है, उसने भी 2 वक्त खाना खाना है। इन जालिमों ने उस इन्फ्लेशन को, फूड इन्फ्लेशन को 2020 के आखिर में नवंबर दिसंबर में देहातों में 24% और शहरों में 19%, आज भी डबल डिजिट फूड इन्फ्लेशन चल रही है पाकिस्तान में। और उसकी वजह यह है कि इनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज का फेलियर एक तरफ, मॉनेटरी पॉलिसी का फेलियर, इनकी फिस्कल पॉलिसी का फेलियर, इनका रेवेन्यू ना बढ़ाने की यानी कह लें कि बैड गवर्नेंस, अखराजात पे कोई काबू नहीं है, आमदनी बढ़ा नहीं सके। उसके नतीजे में फिर पाकिस्तान जो तबाही आप देख रहे हैं वो हो रही है। और सोने पे सुहागा जिसे कहते हैं कि वो रुपया जो कि साउथ एशिया की मोस्ट स्टेबल करेंसी गिना जाता था, यानी 4 साल के करीब वो 104 रुपये 50 पैसे पे था। और हमारी मियां नवाज शरीफ साहब को डिस्क्वालीफाई करने के बाद जो हमारी यानी नई टीम बनी, मैंने भी छोड़ दिया 3 महीने के बाद करीबन नवंबर में, तो वो जो नई टीम बनी वो उनको करीबन 10 रुपए उनके जमाने में हुआ, चलो 115 ले लें आप। वो केयर टेकर गवर्नमेंट आई, 122-23 पे चला गया। मैंने काफी चीखों पुकार की, भाई ये अफोर्डेबल नहीं है, रोको। मैंने 1998-99 का भी मैंने पाकिस्तान वो बहुत तजर्बा मेरे सामने था और मैंने उसको हैंडल किया हुआ है। जब हमने एटमी धमाके किए, पाकिस्तान एक न्यूक्लियर कुव्वत बना, तो ये तो कोई हम में से एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था काबीना में या वजीर आज़म नवाज शरीफ के हमें कोई मुबारक के पैगाम आएंगे, कोई हमें बुकेज आएंगे मगरबी दुनिया से। हमारी एग्जिस्टेंस के लिए हमारी कन्वेंशनल इतनी ज्यादा डिस्पैरिटी थी हमारे नेबर के साथ, जो हमारी इतनी जंगें हुई कि हमें अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग डिटरेंस हमारे लिए जरूरी था। मियां नवाज शरीफ ने $5 अरब का पैकेज जो है वो ऑफर प्रेसिडेंट क्लिंटन ने किया, उसको एक्सेप्ट नहीं किया। और पाकिस्तान को हमने अल्लाह के फजलो करम से न्यूक्लियर कुव्वत बनाया, उसके बाद हमने मिसाइली कुव्वत बनाया। वो हमारी फर्ज है, वो पाकिस्तान की जरूरत थी। लेकिन जैसे मैंने अर्ज किया कि पाकिस्तान जो तरक्की कर रहा था, लेकिन इन्होंने जो डिवेल्यूएशन करते करते ये 178 रुपए मार्केट, ओपन मार्केट में 179 रुपीज टू द डॉलर कल यानी चला गया था जुमे वाले दिन, और इंटर बैंक में भी ये 175-176 के दरमियान है। आप 12 दिसंबर 2017 का ब्लूमबर्ग गूगल करें, इस मीटिंग के बाद, इस बातचीत के बाद आपको वहां मिलेगा। ब्लूमबर्ग कह रहा है कि पाकिस्तान करेंसी हैज बीन मोस्ट स्टेबल करेंसी इन साउथ एशिया सिंस 2014 एक्सेप्ट अ रीसेंट स्लाइड 12 दिसंबर 2017। मैं नवंबर 2017 में छोड़ा। ये जो डिवैल्यूएशन है, मैं इसको कहा करता हूं मदर इकोनॉमिक ईवल। ये हमारे जमाने में भी 111 तक गया था ये शुरू में ये, और कुछ सियासतदानों ने शर्त लगाई थी कि अगर 100 रुपए से नीचे इसहाक डार ले आए तो हम सियासत छोड़ देंगे। तो आज तक सियासत नहीं छोड़ी, आज भी वो बैठे हुए सियासत में, लेकिन एक स्टेबल था।
क्योंकि जब आपकी डिवैल्यूएशन होती है, आपकी तमाम चीजों की जो यानी कॉस्ट है और आपकी तमाम चीजों की कीमतों में इजाफा हो जाता है, उसका महंगाई का एक तूफान आना शुरू हो जाता है मुल्क में। और उस महंगाई के साथ इनको फिर इंटरेस्ट रेट बढ़ाने पड़ते हैं। वो इंटरेस्ट रेट जो कि 6.25% था, हमने 6.25% पे छोड़ा, मुस्लिम लीग नून ने वो 13.25% पे ले गए। और जो पाकिस्तान अपने कर्जों की डेट सर्विसिंग 1350 अरब सालाना करता था, वो 2700 अरब पे चला गया। यानी मैं तो इनको गिनवा सकता हूँ कि इन्होंने पाकिस्तान को कैसे, कहां कहां इन्होंने उसको ब्लीड किया, पाकिस्तान की मईशत को। पाकिस्तान की मईशत ग्राउंड हो चुकी है। ये कोविड और कोरोना के नाम पे तो ये तो उसको ब्लेम करते हैं, पहले पिछली गवर्नमेंट को, फिर कोरोना को। कोरोना तो इनके लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हुआ है। इनको करीबन $4.25 अरब की इंस्टॉलमेंट लोन्स की नहीं देनी पड़ी इस पिछले 1.5-2 साल में। इनको करीबन $3.25 अरब हाथ से मिल गया कोरोना के नाम के ऊपर, यानी फॉरेन करेंसी में हेल्प के तौर के ऊपर। तो ये पाकिस्तान के हालात हैं कि मैंने जैसे अर्ज किया कि महंगाई अरूज पे है, इनसे कोई कंट्रोल नहीं हो रहा, हर रोज कीमतें बढ़ती हैं। बेरोजगारी जो है वो पीक पे है। अभी चंद महीने पहले वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है कि 2 करोड़ लोगों को इन्होंने बेरोजगार किया है, 2 करोड़ लोगों को। और 40 से 50% वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कह रही है कि पाकिस्तान में मॉडरेट टू सीवियर फूड क्राइसिस है घरों में। मुझे नहीं पता कि आपने देखा कि नहीं देखा कि पिछले एक हफ्ते में 2 सर्वे पाकिस्तान में क्रेडिबल अदारों ने किए हैं। एक सर्वे यह है कि 87% ऑफ द सर्वे में जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान इज ऑन द रॉन्ग डायरेक्शन। कल एक लेटेस्ट सर्वे आया है, वो कहता है 91% लोग कहते हैं हम अपना फूड अफोर्ड नहीं कर सकते। भाई हम किधर खड़े हैं? पाकिस्तान तो टेक ऑफ कर रहा था, पाकिस्तान तो दुनिया की 18वीं मईशत बनने जा रहा था। आज इस हुकूमत ने पाकिस्तान को वहां लाके खड़ा कर दिया है जो कि एक लेटेस्ट प्रोजेक्शन पाकिस्तान की हुई है, वो 54th इकोनॉमी इन 2034। यार कहां 18% इकोनॉमी मेरे दोस्तों, 18वीं यानी दुनिया की इकोनॉमी बनने जा रहे थे, अब 54th इकोनॉमियां बनेंगे। आई मीन इज इट नॉट अ शेम? किसी को परवाह है कि पाकिस्तान के साथ क्या खिलवाड़ किया है? मैं आपको अर्ज कर रहा था कि ये महंगाई की कुछ वजूहात हैं। उसकी एक वजह यह है कि ये आमदनी अपनी जो टैक्स कलेक्शन को बढ़ा नहीं सके। मैं आपको याद करवाना चाहता हूं कि इमरान नियाजी कहा करते थे कि जी इसहाक डार ने 5 साल में पाकिस्तान की आमदनी को डबल किया, 1940 से 3850। मैं 1 साल में 8,000 अरब करूंगा। इस मुल्क में बहुत पोटेंशियल है। ये लोग जो हैं PMLN वाले, ये लोगों से सही टैक्स नहीं लेते। किधर खड़े हैं आज 3 साल के बाद? पहले साल में नेगेटिव ग्रोथ PTI की 12 बिलियन, हमसे भी कम आखिरी साल से। दूसरे साल फ्रॉड किया कि 100 अरब के रिफंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से दिलवा दिए जो कि टैक्स से निकलने थे, और उस पर ऑडिट ऑब्जेक्शन लगा कई महीनों के बाद। और उसके साथ 70 अरब के रिफंड रोक लिए टैक्स के। उसके वो ना होता तो फिर भी माइनस। ये पहला तीसरा साल है जिसमें करीबन 22% का इजाफा हुआ है, जिसका मतलब है कि एवरेज जो इंक्रीज है वो करीबन 7.5% सालाना है। हमारी एवरेज आमदनी की इंक्रीज जो थी वो 20% सालाना थी। ये फर्क है। हमने अखराजात पे काबू डाला हुआ था, इनके 35% अखराजात बढ़ चुके हैं। आमदनी बढ़ी नहीं, अखराजात में इजाफा, और उसके नतीजे में उधार से मुल्क चल रहा है। और उधार से मुल्क कैसे चल रहा है कि आए थे बड़े वादे करके कि मैं इस मुल्क में जहां भी गए, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो, वो UAE हो, वो अमेरिका हो, जहां भी गए, जहां मुल्क को बदनाम किया। इस मुल्क की जो डेट है, पब्लिक डेट, मजमूई कर्जे और अदायगियां, लाइबिलिटीज, वो टेक्निकल है,
लाइबिलिटीज हुकूमत ने नहीं देनी होती। बहरहाल चूंकि उनका वो उसको कोट करते थे, हम भी उसी की बात करेंगे जिसपे इमरान नियाजी कोट करते थे। कहते थे 30,000, आपने सुना होगा 30,000 अरब पे पहुंच गया जी, 10 साल में 30,000 अरब पे पहुंच गया, 6,000 से उठ के 24,000 का 2 हुकूमतों ने 10 साल में इंक्रीज किया। ओ भाई, हम तो गिनवा सकते हैं, आपको लंबी लिस्ट है। हमने 11,000 मेगावाट के प्रोजेक्ट्स लगाए, हमने 3600 मेगा LNG लगाए, हमने ज़रबे अज़ब लड़ी, हमने रद्दुल फसाद लड़ी, दहशत गर्दी के खिलाफ। ये मुफ्त जंगें नहीं लड़ी जाती। hundreds of billions rupees have been given for these ये टेररिज्म के अगेंस्ट जो जंगें हुई हैं, हमारी हुकूमत ने दी हैं। उसके लिए तो पिछली हुकूमतों को वैसे ही हिम्मत और हौसला नहीं देखा वो ये जंग शुरू करवा सके। ये मियां नवाज शरीफ की बहादुर और दिलेराना फैसला था कि हमें पाकिस्तान से दहशत गर्दी खत्म करनी है, और हमने उसके लिए भीख नहीं मांगी, अपने रिसोर्सेज से उसको फाइनेंस किया। हमने 2500 किलोमीटर के पाकिस्तान में हाईवेज और मोटरवेज बनाई, हमने पाकिस्तान में नई एयरपोर्ट्स बनाई, हमने पाकिस्तान में पोर्ट्स जो है बंदरगाहें बनाई, हमने स्टेट ऑफ द आर्ट हाईवे बनाया बिटवीन गवादर टू कोयटा, जो 72 घंटे का सफर था वो 12 घंटे पे आ गया। मैं तो आपको लंबी लिस्ट गिनवा सकता हूं। हमने पाकिस्तान का तरक्याती बजट जो है वो 350 अरब था आखिरी साल, जो हमसे पहली हुकूमत थी उसका, हम उसको 3 गुना पे ले गए। हमने सूबों के हम जो उनको शेयर देते हैं उसको डबल कर दिया, 1050 से 2100 रुपए ले गए। वही मैं तो हिसाब देने के लिए तैयार हूं। मैं तो कहता हूं कि आओ 50 लोग आ जाओ। मैं कई दफा कहता हूं मैं अर्ज कर रहा था कि मैं तो इनको कई दफा चैलेंज दे चुका हूं। बहुत शुक्रिया। मैं अर्ज कर रहा था मैं इनको कई दफा चैलेंज दे चुका हूं कि भाई इमरान नियाजी साहब, आप अपने पूरी टीम जो है ना आपके अफलातूनों की और हस्ती की, वो सबको बिठा लो। मैं अकेला होऊंगा अल्लाह के फजल से, और मैं मुस्लिम लीग नून का हर चीज का जवाब दूंगा। फिर मैं भी आपसे कुछ पूछूंगा। और मैं तो यानी रेजिस्ट नहीं कर सका। मैं तो इनको साथ साथ अपने जब से इन्होंने मेरे ऊपर पाबंदियां लगाई, करीबन 3 साल होने लगे अब, मैं उस वक्त से मैं जब भी कोई इंटरव्यू होता है मैं साथ सोल्यूशन बताता हूं कि भी पाकिस्तान की ये हल है इसका, भाई ये करो। लेकिन कई लोग मुझे मना करते हैं, वो कहते हैं डॉक्टर साहब आपको क्या जरूरत है, आप इसको मत बताया करें इनको कि क्या करना है, इनको डूबने दें। लेकिन वो हमारा मुल्क है, हमारा मुल्क है, हम उसके अपना सियासी तमाशे में उसको डूबने के लिए हमारी वो ट्रेनिंग नहीं है। हम अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जवाब दे हैं इस मुल्क की जो हमने खिदमत की है। तो बात यह है कि मैं अर्ज कर रहा था कि पूरी दुनिया में ड्रामा रचाया कि जी मैं पाकिस्तान के कर्जे हमें 10,000 अरब से कम करूंगा। आई एम श्योर आपको याद होगा, और 2019 में भी हुकूमत में आने के बाद भी ये किया कि जी मैं पाकिस्तान के कर्जे 20,000 अरब से कम करूंगा। आज हम किधर खड़े हैं, यानी घबराने वाली बात आ चुकी है। वो कर्जा जिसको वो कहते थे 29,800, उसको राउंड ऑफ कहते थे 30,000 अरब पाकिस्तान का कर्जा और अदायगियां हैं, वो कहते थे मैं इसको 20,000 पे लाऊंगा। आज वो 50,000 अरब से क्रॉस कर चुका है 3 साल में, 39 महीने में। ये लेटेस्ट नंबर है, स्टेट बैंक ने परसों रिलीज किया है। 50,500 अरब पे पाकिस्तान के कर्जे अदायगियां पहुंच गई हैं, जो 71 साल में जिस मुल्क के जो कर्जे थे मजमूई 30 अरब, उसमें 66% इजाफा इस नकमी हुकूमत ने सिर्फ 39 महीने में कर दिया। यहां हम आज खड़े हैं। आप इनका कोई वादा ले लें, ये कोई वादा पूरा नहीं कर सके। ये 1 करोड़ नौकरियां देते देते 2 करोड़ लोगों को इन्होंने घर भेज दिया और बेरोजगार कर दिया, महंगाई का तूफान खड़ा कर दिया। और आपने देखा
इन्होंने फरमाया था, इन्होंने कहा था जी कि ये देखें ये कैसी हुकूमत थी, ये सर्कुलर डेट भी छोड़ के चली गई, जो बिजली का सर्कुलर डेट है। और भाईजान जब हम आए थे हमें विरसे में 503 अरब का सर्कुलर डेट मिला था, पीपल्स पार्टी छोड़ के गई थी, चेक कर लें। हमने जब छोड़ा 1100 अरब पे छोड़ा। नेट इजाफा आप सब माशाल्लाह अक्लमंद है, 600 अरब का 5 साल में। सालाना एवरेज क्या होगी, 120 अरब सालाना इजाफा उसमें। ये कहां खड़े हैं 3 साल में, 1100 अरब से 2600 अरब पे पहुंच गए। 1500 अरब का इजाफा है, 500 अरब सालाना का इजाफा। इमेजिन कि पीएमएलएन का सर्कुलर डेट का इजाफा, और कंटेनर पे चढ़ के और हर वक्त उसको यानी उसके खिलाफ बातें होती थी। वो 120 अरब सालाना का इजाफा करती थी, ये 500 अरब सालाना का इजाफा कर रहे हैं सर्कुलर डेट में। ये है इनकी परफॉर्मेंस। और जैसे मैंने अर्ज किया कि अभी हालात जो हैं, मैं वरिड हूं। गुर्बत में हमने 6% लोगों को गुर्बत की लकीर से निकाला। इन्होंने उसमें दोबारा 1.5 करोड़ लोगों को फिर धकेल दिया अपनी नाकाम पॉलिसीज की वजह से। हमने जैसे मैंने अर्ज किया कि इन्फ्लेशन पे काबू डाला, 2% पे फूड लाया, ये वापस 24% ले गए। आज भी ये 13-14% पे फिर रही है। अभी परसों डबल डिजिट इन्फ्लेशन का नंबर आया है, और मुझे ये वरी है कि अगर ये हालात इसी तरह रहेंगे तो लोग कैसे जिएंगे। आपने देखा होगा, परसों ही अभी मैंने पढ़ा है कि एक यूनुस खान साहब बेहतर उनको जानते होंगे कि एक सहाफी और एक्सप्रेस ग्रुप में काम करते थे, उनको नौकरी से निकाला तो रिक्शा चला रहे थे, 60,000 कर्जा था। वो बेचारा इतना मजबूर हो गया कि उसकी वो अपने बच्चों की रोटी नहीं कमा सक रहा, उसने अपने आप को यानी फंदा लगा के फांसी ले ली है। ये आम वाकयात हो रहे हैं पाकिस्तान में। ये मीडिया में टोटल मीडिया को कंट्रोल किया हुआ है। मीडिया के लोग जरा सी कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, ये उसके खिलाफ एक्शन लेते हैं, उसको तंग करते हैं, उसको पैमरा के जरिए तंग करते हैं, उसके इश्तहार बंद करते हैं। अभी आप देखें अहमद नूरानी साहब बेचारे शरीफ आदमी है, भाई क्रिटिकल होना, अगर आप साबित करें कि अगला बंदा झूठा है, अगर कोई झूठ रिपोर्टिंग करता है, जैसे मैंने कहा कि आपके पास ये साफी मौजूद है, ये स्टैंडर्ड्स आपको बताएंगे। लेकिन ये उनकी अब वाइफ पे, वो अमेरिका में है बेचारे, जो कुछ उनके साथ हुआ था आपको याद होगा, जो कुछ उन्होंने मारा पीटा था। अब उनकी वाइफ की गाड़ी के ऊपर बाकायदा फायरिंग हुई है और उन पर हमला किया गया है पिछले 48 घंटे में। ये पाकिस्तान को कहां ले आए हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने 3 दफा स्वाबी रजी अल्लाह तआला ने पूछा कि दीन क्या चीज है। आपने कहा इखलाक। दीन क्या चीज है, इखलाक। दीन क्या चीज है, इखलाक। बदकिस्मती से पीटीआई की हुकूमत ने हमारे मुल्क में और हमारी यूथ में हमारा जो नौजवान तबका, उसके इखलाक को तबाह करके रख दिया। मुझे जब लोग पूछते हैं कि क्या सबसे बड़ा नुकसान है, मैं कहता हूं कि हमारी आने वाली नस्लों का इस यानी पार्टी ने और इसकी लीडरशिप ने खुसूसन, क्योंकि आप देखते होंगे कंटेनर में चढ़ के ओए आईजी, ओए फलाने, ओए मैं ये कर दूंगा, ओए फलाना सनाउल्लाह, मैं मुंशे से पकड़ के तुम्हें जेल में डालूंगा। ये कौन सी जबान है जो आपको किसी ने सिखाई? आपकी तो ट्रेनिंग ही गलत है। तो ये जो है, ये पाकिस्तान के ग्राउंड रियलिटीज में आपको बता रहा हूं, इस वक्त हम किधर खड़े। इसको जितनी जल्दी हो सके अल्लाह इनसे निजात दिलाए। इनकी कोई कॉम्पिटेंस नहीं है। अभी एक नया काम करने जा रहे हैं। ये स्टेट बैंक को आईएमएफ के प्रेशर के अंदर आकर, ये स्टेट बैंक को वर्चुअली ऑटोनॉमी के नाम पे, ये पाकिस्तान के कंट्रोल से बिल्कुल कोई भी हुकूमत मामला नहीं चला सकेगी। मैं 4 दफा अल्लाह के फल से फाइनेंस मिनिस्टर रहा हूं। मैं आपको बता रहा हूं, मैं लिख रहा हूं, मैं इसके खिलाफ जिहाद कर रहा हूं। मैंने पीडीएम में भी अभी परसों 2 दिन पहले जो हुई है सरप्राइज इजलास, मैंने उनको भी कहा कि आप आवाज उठाएं। ये गैर आईनी कुछ काम कर रहे हैं। अगर आप कोई तरमीम कर भी रहे हैं, पाकिस्तान की ग्रोथ हो ही नहीं सकती अगर हम इन तरमीम को एक्सेप्ट करें। कौन है आईएमएफ? मुझे क्यों नहीं डिक्टेट कर सके किसी भी टेन्योर में? आप कौन होते हैं कि आप उनके कहने पे पाकिस्तान की करेंसी को आपने बेड़ा गर्क करके रख दिया है?
आपने पाकिस्तान की अवाम को 2 वक्त की रोटी उनसे मुंह से नवाला छीन लिया है। आपने पाकिस्तान में गुर्बत का आसमानों के ऊपर नंबर पहुंचा दिया, 2 करोड़ लोगों को बेरोजगार कर दिया है। हु आर यू? तो मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करता। मैं समझता हूं कि हर एक को मिलके मियां नवाज शरीफ की आवाज के साथ आवाज मिलानी होगी। हमें पाकिस्तान को इन दरिंदों से आजाद कराना होगा। इनके पीछे जो भी मुहर्रकात हैं, चाहे वो कुछ लोग कहते हैं जी वो ग्लोबल कॉन्स्पिरेसी है, कुछ कहते हैं जी वो लोकल, जो भी कॉन्स्पिरेसी है, हमें इस कॉन्स्पिरेसी को हमें डिफीट करना है। पाकिस्तान के इंटरेस्ट में पाकिस्तान को बचाना है। ये पाकिस्तान के लिए सिक्योरिटी रिस्क है। ये गवर्नमेंट, इसने जो कुछ किया है वो आपके सामने है। हम कितनी डिक्टेशन लेंगे भाई? हमने नहीं डिक्टेशन कभी ली। किसी को जरूरत नहीं होती थी मेरे साथ ये कहे कि अपने मुल्क की करेंसी को डिवैल्यू कर दें। एक दफा हम प्रोग्राम में थे, को 9वां रिव्यू था, मुझे हर चीज हमारी ऑन ट्रैक थी। तो जब आपकी हर चीज ऑन ट्रैक है तो आपका जो एग्रीमेंट है, अगर आप उसके अंदर हैं तो आपको ये कोई नई कंडीशन नहीं डाल सकते कि ये आप ये करें। तो मुझे को कहा जी कि आप 6 से 8 रुपए काइंडली डिवैल्यू कर दें करेंसी को। मैं क्यों करूं 6 से 8 रुपए डिवैल्यू? मैं तो 1 रुपया भी डिवैल्यू नहीं करूंगा। तो मैंने कहा जी, मैं खड़ा हो गया, मैंने हाथ मिलाया, मैंने कहा कल हम आपको खुदा हाफिज कहेंगे। रात 1 बजे मुझे ढूंढा वाशिंगटन वालों ने कि नहीं आप मेहरबानी करें, वो आपकी बात सुनेंगे। भाई यू हैव टू वॉच द इंटरेस्ट ऑफ योर पीपल। पाकिस्तान की कौम का आप उसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं। आप इनकी नुमाइंदगी तो नहीं कर रहे जिनके लिए आप आए हुए हैं। अभी आप देखें कि बड़े टॉल क्लेम थे ये नए फाइनेंस मिनिस्टर के कि हम डिवैल्यूएशन नहीं करेंगे, हम फला नहीं करेंगे, हम कीमतें नहीं बढ़ाएंगे, हम दोबारा नेगोशिएट करें। क्या किया? $1 बिलियन लेने के लिए इन लोगों ने रिसेंटली अभी पिछले हफ्ते प्रोग्राम IMF को 1 बिलियन लेने के लिए वो जो सस्पेंडेड प्रोग्राम था, कहते हैं जी 200 अरब हम कम करेंगे तरक्याती अखराजात में, 350 अरब के हमने टैक्सेस लगाएंगे, कोविड की हम जो एक्सपेंडिचर है, जो EIM की डिमांड थी, उसको हम ऑडिट करवाएंगे। ऑडिट की रिपोर्ट रिलीज कर दी, छुपाई थी इमरान न्याजी ने, 40 अरब रुपए की उसमें इरेगुलरिटीज हैं। और ये आपके सामने है कि इस किस्म की इन लोगों की ये कमिटमेंट है पाकिस्तान के साथ। 4 रुपए लीटर हर महीने पेट्रोल में कीमत बढ़ाएंगे। तो आपने डिक्टेशन लेके अगर करना है, आपको कुछ आता नहीं है तो अगर आप जेन्युइन इलेक्शन लड़के आए तो आपको तो फिर भी चले जाना चाहिए था। जितनी तबाही आपने कर दी है पाकिस्तान की, जस्टिफाई नहीं करता। जापान देखें, जरा सी वो हुकूमत सही इलेक्टेड होती है, जरा सी परफॉर्मेंस नहीं होती, नया इलेक्शन करवाते हैं, नई टीम आती है। तो बात यह है जी कि ये सारी चीजें इंतहाई तकलीफ दे हैं। आप किसी चीज को ले लें, चीनी को ले लें, को हमारे जमाने में मिले नहीं थी। पीपल्स पार्टी के लोगों की भी थी, PTI के लोगों की भी थी, मुस्लिम लीग नून की भी लोगों की थी। हमारे जमाने में तो हमने 50 से 55 से आगे चीनी को छोड़ा नहीं, 53 पे छोड़ा। ये क्या वजह है कि 120 रुपए में चीनी चली गई? ये क्या वजह कि आटा जो 30-35 रुपए किलो था वो 80 रुपए पे चला गया? ये क्या वजह कि 250 से 300% जो है वो हमारी अद्वियात में कीमतों में बढ़ गया, जबकि हमारे जमाने में 15% हमने नहीं बढ़ने दिया? इट इज इनकॉम्पिटेंस, इट इज लैक ऑफ गवर्नेंस। सो दे डोंट नो देयर जॉब, सो दे हैव नो राइट टू रिमेन इन गवर्नमेंट। इलेक्शन चोरी तो सर्टिफाई हो चुका है। तो मैं समझता हूं कि ये इंतहाई तकलीफ बात है सारी की सारी। जितनी देर हम सारी रात बात कर सकते हैं इनके बैड परफॉर्मेंस पे, मुल्क का जो हाल इन्होंने कर दिया है। मैं इससे पहले कि आपसे इजाजत लूं, मैंने कहा था मैं ब्रीफली आपको मियां साहब के केस के हवाले से जरूर बात करूंगा। वो जो पनामा का ड्रामा था और जो एक अकामा के ऊपर, वो भी बेटे से वीजा लेने के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट होता है साइन, सिर्फ जैसे फॉर्मेलिटी कहते हैं कि 10,000 दिरहम उनको वो यानी सालाना देंगे, और लिया नहीं। तो वो कह रहे जी ये क्यों नहीं आपने
अपने जो गोशवारे जमा कराते हैं उसमें ये क्यों नहीं लिखा कि मैंने 10,000 दिरहम अपने बेटे से वसूल करना है इसके ऊपर, क्योंकि वो एक प्लान था ना जी, एक कॉन्स्पिरेसी थी। अब तो कॉन्स्पिरेसी निकल आई है जिस पे मैं अभी आऊंगा। तो आप एक मुल्क के 3 दफा इलेक्टेड वजीर आजम को एक पनामा से शुरू होते हैं और कुछ नहीं मिलता तो कामा पे घर भेज देते हैं। आप आज आप देखें, अरशद मलिक साहब ने कन्फेस किया, वो दुनिया से रुखसत हो गए। उन्होंने कहा जी मुझसे गलत फैसले करवाए गए और मुझे जबरदस्ती फैसले करवाए गए। उसके बाद जस्टिस शौकत सिद्दीकी ने आपको पूरी कौम को तफसील दे दी। अल्लाह का करम है, ये अल्लाह ताला की जात है जो एक एक सबूत को कौम के सामने ला रही है। आप सबके सामने और पूरी दुनिया के सामने सबूत आ चुके हैं। उन्होंने कहा जी मेरे घर में आके मुझे कहा कि जी मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज को आपने छोड़ना नहीं है, क्योंकि जब तक इलेक्शन होंगे उनको छोड़ना नहीं। उसके बाद राना शमीम जो हैं वो हाई कोर्ट से इनके जज रहे हैं और वो फिर गिलगित बल्तिस्तान में वो चीफ जज थे। उन्होंने जो दिया कि जी उन्होंने उनके मौजूदगी में जो फोन किए और यही बातें की और उन्होंने एफिडेविट दिया हल्फन कुरान के ऊपर साकिब निसार साहब के हवाले से। अभी अल्लाह ताला ने एक ऑडियो क्लिप ये साकिब निसार का सामने ले आए, जो कि एक पाकिस्तानी साहबी अहमद नूरानी ने, जिसकी मैं अभी बात कर रहा था, जिनकी वाइफ पे वो इन्होंने हमला करवाया, वो जो क्लिप है वो उसमें साकिब निसार साहब ने पूरी की पूरी अल्लाह ताला ने कहानी खोल दी है। एक वो क्या कह रहे हैं कि जिस मुल्क में अदारे फैसले करते, यानी हम नहीं करते, इसका मतलब है। नंबर 2, मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज को सजा देनी है। नंबर 3, आगे से कोई और आवाज है, वो कह रहा है जी उन बेटी की सजा नहीं बनती किसी भी सूरत में। कहते हैं हाँ मुझे भी पता है लेकिन देनी है। नंबर 4, इमरान खान को लाना है। ये जरा अंदाजा करें कि किसी और मुल्क में हो, अभी बांग्लादेश में उसका चीफ जस्टिस 11 साल के लिए जेल गया है। और 5वीं वो ये कहते हैं, आगे से शायद वो कह रहे हैं जी जुडिशरी की तो कोई साख ही नहीं रहेगी, कहते लेट इट बी। यार ये पाकिस्तान का निजाम है, लेकिन ये खुदावंद करीम की कुदरत है कि अल्लाह ताला ने मियां नवाज शरीफ को सुरखरू किया है आपके लीडर को आपके सामने और दुनिया के सामने कि कोई इररिफ्यूटेबल सबूत आ चुके हैं। फोरेंसिक ऑडिट अहमद नूरानी उसकी रिपोर्ट शाया कर चुका है। भाई अगर आप गलत हैं तो जाए ना, अमेरिका में तो मिलियंस ऑफ डॉलर्स मिलते हैं। मैंने ARY को यहाँ सू किया इंग्लैंड में, मैं उन्होंने माफी मांगी हाई कोर्ट लंदन में और कहा जी हम इनके साथ माफी का नामा चलाते हैं, हम इनके वकीलों को भी पैसे देते हैं, हम इनको डैमेजेस भी देते हैं। तो आप जाएं जाके साकिब निसार साहब आप करें, मुकदमा करें अहमद नूरानी के खिलाफ अमेरिका में, उस कंपनी के खिलाफ करें जिसने रिपोर्ट दी है। सारा ड्रामा है, सब सब सच है ये कि पाकिस्तान, लेकिन देखें कितनी बड़ी कीमत अदा की है। यार मैं अभी आपको बता रहा था ख़वातीनो हज़रात कि वो मुल्क जिसमें हमने रेवेन्यू को डबल किया और हमने करीबन 1900 अरब से उठा के 4000 के करीब लेके गए, इन्होंने कहा जी एक साल में 8000 करेंगे, अभी तो ये सिर्फ 4,500 पे पहुंचे, 4700 के करीब तीसरे साल में। लेकिन वो मुल्क जिसमें 4700 के टैक्स कटे होते हैं, उस मुल्क में अवाम की जेबों में जो PTI का फाइनेंशियल माफिया है वो 6000 अरब सालाना निकाल रहा है। 350 की चीनी जो है वो 750 अरब पे 120 रुपए पे उसकी कीमत बनती है, वो लोग खरीदते हैं। अभी तो उससे भी ज्यादा हो गई है, 160 रुपए तक कीमत गई है। आटा जो वो लोग 950 अरब में हमारे जमाने में खरीदते थे, वही क्वांटिटी अब वो 2100 अरब में खरीद रहे हैं। जो दवाइयां हैं वो मैंने जैसे बताया कि 250 से 300 गुना कीमत बढ़ चुकी है। और उसके अलावा ये जो अभी आपने ये 3 आइटम्स करा, बिजली को देखें, जो गरीब तरीन लोग थे जिसे हम कहते हैं लाइफ लाइन कंज्यूमर, जो अफोर्ड ही नहीं कर सकते 50 यूनिट तक, उसको हमने 2 रुपए से यूनिट कभी नहीं बढ़ाया। ये 6 रुपए पे ले गए हैं, अभी और बढ़ा रहे हैं। 8 रुपए के नॉर्मल यूनिट को 24 रुपए पे ले गए, अभी 27 पे कर रहे हैं। भाई अब किधर ले जा रहे हैं पाकिस्तान को, कैसे सस्टेन करेगा पाकिस्तान। रिसेंटली एक सर्वे शाया हुआ है
लगाओ अपनी। मैं बोलूंगा आटा चोर चीनी चोर, आपने बोल रहे नो मोर नो मोर। आटा चोर चीनी चोर, नो मोर नो मोर। आटा चोर चीनी चोर, नो मोर नो मोर। आटा चोर चीनी चोर, नो मोर नो मोर। शहबाज यूनिया जी, अरे हमारा राब्ता हो गया कि मैं बस ब्रीफली अर्ज करूंगा। मैं आपको गिना रहा था कि जिस मुल्क में 4,000 अरब रुपया सालाना इकट्ठा टैक्स होता हो, उस मुल्क में इस नकमी हुकूमत की फील्ड पॉलिसीज कह लें या इनकी, यानी नोइंगली मैं कहूंगा, अननोइंगली तो नहीं है, कि इनके इनके विंग्स के अंदर इमरान न्याजी साहब के अंदर सब लोग बैठे हुए हैं और आटे में करीबन 400 अरब एक्स्ट्रा लिया जा रहा है सालाना। आटे की सॉरी चीनी में 1,000 अरब आटे में लिया जा रहा है। बिजली में 2,000 अरब ज्यादा लिया जा रहा है। करीबन जो पेट्रोलियम है, जो हमने 200 अरब से ज्यादा नहीं रखा था सालाना पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी, वो ये ले गए उसको करीबन 600 अरब पे ले गए कि 600 अरब इकट्ठा करेंगे। और फिर हमारी जो दूसरी चीजें रोजमर्रा की डेली एशिया, यानी सालाना में हम जो टोटल क्वांटिटी यूज करते हैं 22 अरब, ये 5 से 6,000 अरब गरीब आवाम दे रही है, जो कि टैक्सों से भी ज्यादा है सालाना पाकिस्तान में। तो ये हमारी अनफॉर्चुनेट एक एक्सपेरिमेंट हुआ है। लेकिन जिन लोगों को ये गलत फहमी थी कि जी इमरान नियाजी आएगा और पता नहीं पाकिस्तान में दूध और शहद की नहरें निकलाएंगी, वो मेरा ख्याल है उनका दिमाग शायद अब ठीक हो गया होगा या हो जाना चाहिए कि इस मुल्क में जो तबाही हुई है वो यहिया खान को भी पीछे छोड़ गई है। यहिया खान की हुकूमत पाकिस्तान की तारीख में जानी जाती थी कि इसकी वर्स्ट परफॉर्मेंस है और इसने तबाही कर दी है। अब वो कई मील पीछे रह गया है और इमरान न्याजी का अब जो है नाम पाकिस्तान की तारीख में रिप्लेस हो चुका है। तो मैं गुजारिश ये करूंगा, मुझे कोई एक अभी किसी ने मेरे बेटे अली के जरिए सवाल भेजा है कि मैं अपना भी कुछ बता दूं। मेरा जो मसला है वो मैं भी उसका भी मियां साहब को मैंने बता दिया है। मैं पाकिस्तान में फिजिकल डिसिप्लिन हमेशा मैंने किया अल्लाह के फजल करम से, और मैं इसलिए करता हूं कि ये जो भी फाइनेंस मिनिस्टर हो वो अल्लाह और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे पहले जवाब दे है, उसके बाद अवाम को जवाब दे है, पार्लियामेंट को जवाब दे है। और उसका कोई काम नहीं है कि कोई कितना मजबूत और ताकतवर कोई लोग हो या अदारा हो कि उसके आगे झुके। पाकिस्तान की तरक्की को आगे रखे। पाकिस्तान में तरक्की होगी तो अवाम की किस्मत बदलेगी। पाकिस्तान में आप वोट के इज्जत के साथ, मैं हमेशा कहता हूं कि माली डिसिप्लिन करना जरूरी होगा। और ये मैं सिर्फ कहने की हद तक नहीं करता, मैंने अमली तौर पे किया है। अल्लाह के फजलो करम से पहले टेन्योर में जो बड़े बड़े वीवीआईपी थे, इंक्लूडिंग आर्मी चीफ और दूसरे लोग, उनको मैंने उनकी गाड़ियां बैन की। वजीर आजम, सदर, किसी को गाड़ी का फ्री ड्यूटी फ्री परमिट नहीं मिलेगा। भाई आप करोड़ों रुपए ड्यूटी दो तो आप अफोर्ड कर सकते हो। ये पैसे किसी गरीब लोगों के लिए खर्च हो सकते हैं, गरीबों की दवाइयों के लिए, उनकी इमदाद के लिए। मैंने पाकिस्तान में रेडियो लाइसेंस खत्म किया अल्लाह के फजल करम से अपने पहले टेन्योर में एज फाइनेंस मिनिस्टर। मैंने पाकिस्तान में अल्लाह के फजल करम से जो टैक्सल कोटा बांटा जाता था, यानी फ्री डिस्क्रिशनरी पावर, उसको खत्म किया। करोड़ों की इनकम अरबों में चली गई। आपको ये काम करने होंगे। मैं 2013 में जब तीसरी तो फाइनेंस मिनिस्टर बना, मैंने चेक किया तो जनरल मुशर्रफ ने 2006 में मेरा बैन लगाया, उठाया, और एक दफा फिर वो गाड़ियां तकसीम की, मैंने फिर बैन लगाया। ये बैन लगाना ये आपका फर्ज है। तो मैं फिजिकल डिसिप्लिन में बिलीव करता हूं और अल्लाह के फजल से ये देखिए भाई, खवातीनों हज़रात, ये हम सब का मुल्क है, हमें इसको आगे लेके जाना है। तो मैं अर्ज कर रहा था
कि देखें, अगर हमने मुल्क को लेके जाना है, तरक्की करनी है, तो फिर हम सबको मिलके वो काम करना होगा। मैंने देखिए, हमने अल्लाह के फल से मियां नवाज शरीफ ने एटमी धमाके किए, उस वक्त तो जरा परवाह नहीं की कि $5 अरब मिल रहा है तो उसके लिए मैं अपना धमाके छोड़ दूं। अगर वो खुदा ना खास्ता वो उस वक्त ना ये काम किया होता, 9/11 के बाद इंडिया की और पाकिस्तान की फौजें आमने सामने 11 महीने खड़ी रही थी, दे वुड हैव वॉकड ओवर। हमने एटमी प्रोग्राम पाकिस्तान में मजबूत किया। हमने पाकिस्तान के दिफाई बजट को अपने 2013-18 में डबल किया। किसी हुकूमत ने दिफाई बजट को 550 अरब की तरक्की नहीं दी एक अपने दौरे हुकूमत में 5 साल में। हमने किया, लेकिन उसके साथ जो उसके अलावा फिस्कल डिसिप्लिन है वो करना पड़ेगा। तो मेरा, चूंकि इनके पास कोई जैसे पॉलिटिशियन की होती है फाइलें शाइलें तो थी नहीं, लेकिन मियां साहब के साथ फाइनेंस मिनिस्टर को भी पहली दफा जरा स्क्रू करने का प्लान था, तो क्या भोंडा इल्जाम लगाया मुझे। यानी इनको शर्म आनी चाहिए कि जेटी ने 11 वॉल्यूम में एक सफा ये लिख दिया कि जी इसाक डार बीइंग इकोनॉमिक एक्सपर्ट, फाइनेंस मिनिस्टर, पार्लियामेंटेरियन, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन रहा है ये बड़ा, इसने उन 1981 से 2001 इसने टैक्स रिटर्न नहीं दी। 20 साल मैंने कभी 20 मिनट टैक्स रिटर्न डिले नहीं की। तो वही वजह थी कि जब ये हुकूमत आई और हर 2 हफ्ते के बाद इनके कार्टून आके टेलीविजन स्टेशन में बैठ जाते थे, जी हमने इंटरपोल को लिखा कि जी रेड वारंट इशू करें, तो मैंने इन्होंने वो केस वहां भेजा, मैंने वो टैक्स रिटर्न की कॉपी भेजी, उन्होंने मुझे क्लीन सर्टिफिकेट दिया और तमाम मुल्कों को लिखा कि इसहाक डार के हवाले से जो कुछ है उसको डिलीट करें अपने सिस्टम से। तो ये इन्होंने इतनी पैटी हरकत की है। मेरा मतलब कि मैंने जैसे भी आपको बताया था कि मैं जब फाटक में, जब हम वर्चुअल ब्लैक पे किनारे खड़े थे और ग्रे थे, पहले साल में हमने इतने इकदाम लिए 2013-14 में कि हम ग्रे में वर्चुअल ब्लैक से हमारा वो जो तलवार लड़ खत्म हो गई। उससे अगले साल 2015 में मैंने जो फाटफ की प्लानरी हो रही थी इधर पेरिस में, उसमें मैंने खत लिखा, वो रिकॉर्ड का हिस्सा तमाम दारुल खिलाफों का जितने मेंबर थे फाटफ के, मैंने उनको लिखा, मैंने लिखा कि हमने ये काम किए जब से हुकूमत में आए हैं, हम ये काम, हमने नेशनल एक्शन प्लान बनाया है और हम पाकिस्तान में दहशतगर्दी का खात्मे में कमिटेड है और हमने ये कामयाबी हासिल की है। मेरा खत पढ़ा गया फरवरी 2015 में पेरिस में, और मेरा ख्याल यूनुस खान साहब को याद होगा। और जब खत पढ़ा गया तो उसके बाद उन्होंने बाकायदा वोटिंग करवाई, तो उन्होंने यूनानिमसली पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाल दिया, व्हाइट में चले गए 2015 में, मुस्लिम लीग नून व्हाइट में ले गई। भाई हम पाकिस्तान को, हमने क्या आपको दिया था और आपने पाकिस्तान को किधर आगे खड़ा कर दिया। तो ये बस बड़ी बदकिस्मती है। मैं समझता हूँ कि ये वक्त दुआ भी है। हम मियां नवाज शरीफ साहब की क़यादत में हम हर जो मुल्क की इशू है उसके ऊपर हम स्टैंड लेते हैं, अब अपना व्यू देते हैं। एक चीज मैं समझता हूँ कि मुझे अभी एकदम से क्लिक किया कि ओवरसीज वोटर्स के इंटरनेट वोटिंग के हवाले से मैं समझता हूँ मुझे आपको जरूर बताना है। आज हमारी स्कीम ओवरसीज वोटर्स के लिए हम बहुत कदर करते हैं। भाई जब हम आए थे तो ओवरसीज रेमिटेंस थी वो $13 बिलियन सालाना थी। हमने उसको फॉलो अप किया, हमने उसके लिए स्कीम दी, हमने बैंकों को, मैं खुद मीटिंग करता रहा, वो 50% इंक्रीज हुई हमारे टेन्योर में, 20 अरब पे चली गई। अब इनके उन 3 साल में अगर 50% और हुआ है तो हमें इनको कदर करना चाहिए। मजीद 50% इंक्रीज होगी, $30 अरब पे चली गई। लेकिन जैसे मैंने अर्ज किया कि ये जो आपको यहां बैठ के कहते हैं जी हम आपको वोट का हक देंगे, भाई आप यहाँ चीजों की मलियां वोट डाल रहे होंगे, लड़काना डाल रहे होंगे, आप कहीं कोयटा में डाल रहे होंगे। हाँ, हमारी स्कीम तो उससे बहुत उम्दा और बेहतर है PMLN की, जहां हम कहते हैं कि ये इन हमारे पाकिस्तानी बहन भाइयों को वोट, ये सिर्फ वोट ना दें, इनको 5 से 7 सीटें नेशनल असेंबली में मुख्तस करें, ये अपने नुमाइंदे चुने, ये अपने नुमाइंदे खुद चुने। हम दुनिया में ये खुद ही अपने नुमाइंदे चुने अपने वोटों से। पाकिस्तान, ये सारा फ्रॉड है, PTI की हुकूमत का फ्रॉड करने का प्लान है। पिछली दफा RTS के
जरिए पाकिस्तान का इलेक्शन चोरी किया था, दुनिया के इदारे कह चुके हैं। अब फाइनल उसमें मोर साकिब निसार ने लगा दी है कि इमरान खान को लाना है। भाई कैसे लाना है? तुम्हें पहले कैसे पता चल गया कि इमरान खान को लाना है? तो तुमने आरटीएस लोगों ने बंद किया ना, सारी फ्रॉडुलेंट इलेक्शन प्रोसेस हुआ। अब चूंकि समझते हैं कि अगला इलेक्शन जब मुश्किल हो, आरटीएस बंद करने, और इस तरह लोग अवेयरनेस बहुत आ गई है। अब प्लान है कि जी ईवीएम्स, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स और इंटरनेट वोटिंग, आप लोगों के लिए इंटरनेट वोटिंग, और मुल्क के अंदर ईवीएम्स। और भाई ईवीएम्स स्कैंडिनेवियन कंट्री जैसे मुल्कों ने मिलियंस ऑफ डॉलर खर्च करके उसको जंग के भाव बेचा है मशीनों को। जहां जहां ये तजर्बा हुआ है वहां बहुत उंगलियां उठी हैं। अमेरिका की, वॉइस ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट है कि इसमें टेम्परिंग करना बहुत आसान है। तो आप इलेक्शन को क्यों चोरी करना चाहते हैं? और ये कोई नई बात नहीं हुई। 20, 16, 17 में इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पाकिस्तान में हुए। 9 लॉज के जरिए पाकिस्तान में इलेक्शन होते थे, 9 कवानीन थे पाकिस्तान में। उसको मर्ज करने के लिए, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करने के लिए एक कमेटी बनी, सेनेटर्स भी और नेशनल असेंबली के मेंबर्स भी। छोटी से छोटी पार्टी जो थी, एक मेंबर पार्टी जो पिंडी वाला है, आपका दोस्त, हमारा दोस्त, उसको भी दी नुमाइंदगी के, कोई रह ना जाए पीछे। और मुझे कहा गया, सबने कहा जी अगर ये मुकम्मल करना है तो आपको इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी, यू बिकम चेयरमैन। मैं चेयरमैन बना उसका, पार्लियामेंट्री कमेटी फॉर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। और उसने रिफॉर्म्स में, उसमें पीटीआई मौजूद थी। कौन थे उसमें पीटीआई के नुमाइंदगान? आरिफ अलवी, शफकत महमूद, शीरी मजारी। हमने करीबन 30 मीटिंग्स में ईवीएम्स को डिस्कस किया, डेमोन्स्ट्रेशन ली, एक सब कमेटी बनाई, आरिफ अलवी को उसका हेड बनाया। और इवेंचुअली ये हुआ कि जी 300 रुपीज के करीब, 300 रुपए के करीब खर्च होगा। ये रिलायबिलिटी इसकी कोई गारंटी नहीं है। इलेक्शन कमीशन को उसके एतराजात थे। तो फाइनली यही हुआ कि जी इलेक्शन कमीशन को एक्सपेरिमेंट करे कहीं, और किसी जगह पे तजर्बा करके फिर जो फैसला हो वो फिर पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट फैसला करेगी। ज़ाहिर अगला इलेक्शन आ गया। ये सबको इन्होंने एक तरफ रख के, अब इनको चूंकि इलेक्शन चोरी करने का प्लान है, तो मुल्क के अंदर ईवीएम्स, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, और मुल्क से बाहर इंटरनेट, आप लोगों के वोट लेके जहां जहां मुख्तलिफ कोई कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, जहां कोई 1000, 2000 का मार्जिन से कोई जीतता है, कोई हारता है, उधर टेम्परिंग का प्लान है। तो मैं मुस्लिम लीग नून की तरफ से आप लोगों को गुजारिश करूंगा कि आप डिमांड करें कि जी हमें सीटें दें, हम अपने नुमाइंदे 5 से 7 सीटें हमें दें नेशनल असेंबली में, हम अपने नुमाइंदे इलेक्ट करके खुद भेजेंगे। तो मैंने सोचा कि मैं ये भी क्लैरिफिकेशन कर दूं मौके का फायदा उठाते हुए। तो अल्लाह ताला आप सबको खुश रखें। मैं बेहद मशकूर हूं तमाम मुंतजमीन का, तमाम ओहदेदारान का, मीडिया का, अपने खवातीन और हजरात का, दोस्तों का, बहन भाइयों का, जिन्होंने बड़ी पेशेंस के साथ मेरी ये सारी गुफ्तगू सुनी। मैंने दिल से आपसे बातचीत की है। हमारा आज बहुत बिजी दिन था। मैं मियां नवाज शरीफ साहब के साथ मुल्की मामलात में सारा दिन मसरूफ था, तो मैं रश करके पूरे 7 बजे से चंद मिनट पहले पहुंच गया था। लेकिन फिर वो आपको पता है कुछ जो ताखीर हुई। तो मैं आपका मशकूर हूँ। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखें, आपका हामी और नासर अल्लाह ताला हो, और हम सबको तौफीक दें कि ये जो मुल्क हमें अल्लाह ताला सबको तौफीक दें कि हम अपने वतन अजीज के लिए खलूस नीयत के साथ कोशिश करें। और मैं एक अदना और गुनहगार मुसलमान होने के नाते मेरा यकीन कामिल है कि अगर इस मुल्क के लिए आप ये नियत करके कि या अल्लाह मैं आपकी अमानत को कर रहा हूँ, कोई ताकतवर से ताकतवर भी मेरे आगे आएगा, मैं उसकी बात गलत होगी तो नहीं सुनूंगा। और चाहे मेरे जैसा बंदा फिर बाहर भी रहे 3-4 साल से, तो वो जो बात है सारी की सारी, अगर हम इस तरह खलूस नीयत से करेंगे तो इस मुल्क, लोग कहते हैं जी अब तो जी बिल्कुल ये सफीना डूब चुका है। मैं कुछ ऑप्टिमिस्ट हूं
कि अल्लाह ताला के फजलो करम से जो ये बदनीयत लोग हैं, जो ये माफिया है गरीब आदमी को खून चूसने के लिए और जिन्होंने मुल्क की तबाही की है, अगर अल्लाह ताला इनसे नजात दे के सही ग्रुप और मियां नवाज शरीफ साहब की क्यादत में मुल्क की दोबारा बागडोर संभालेगा तो इंशाल्लाह पाकिस्तान दोबारा आगे 6-7 साल कहते थे 3 साल में हो गया, अब वही दुनिया जो बैनुल कौमी है वो 12-15 साल की बात करती है। मेरा ख्याल है कि 5-6 साल में मुल्क दोबारा निकल सकता है और फिर वो तरक्की की राह पे चढ़ सकता है। जो लोग कहते थे जी पाकिस्तान इज लाइकली टू बी द सेकंड चॉइस प्लेस फॉर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरगेट अबाउट इंडिया, लुक एट पाकिस्तान, वो सारी चीजें वापस आ सकती हैं प्रोवाइडेड हमारी नीयत ठीक हो और हम पूरी ईमानदारी के साथ कोशिश करें। अगर किसी ने कोई सवाल करना है या कोई छोटी को बात है तो कर लेते हैं। मैंने आपका टाइम ले लिया है, मैं बहुत मशकूर हूँ जी आप सबका। थोड़ा सा तकनीकी प्रॉब्लम की वजह से आपको इंतजार करना पड़ा, मुझे जो ना आपसे माफी चाहती हूं। नहीं परफेक्टली ऑलराइट। सवाल करना चाहता हूं जी सर, जब आप हुकूमत छोड़ के गए थे 2018 में, उस दिन मुल्क की माशी हालत क्या थी और आज 3 साल के बाद मुल्क की माशी हालत का जो आप जायजा लेंगे उसको आप क्या कहते हैं? दूसरा जो सवाल है, मौजूदा हुकूमत कह रही है कि जो डॉलर का रेट है आप लोगों ने उसको मसनूई तौर पे खड़ा किया था, आज डॉलर बहुत नीचे है, तो इस आपके हालत से बताएंगे। मैं अर्ज करता हूं जो यूनुस खान साहब जो आपने पहला सवाल किया उसका तो मैं तफसील से कंपैरिजन मैंने दिया है कि 2013 में पाकिस्तान किधर खड़ा था और आज पाकिस्तान कहाँ खड़ा है। आप जीडीपी ग्रोथ देख लें, वो 5.8 से नीचे आ चुकी है, 3 साल की एवरेज 1.8% है। आप टैक्सेस की देख लें, उस तकरीबन हमारी 20% सालाना ग्रोथ थी, अभी 7.5% है। आप महंगाई का देख लें, वो आसमान पे जा चुकी है। आप किसी चीज को देख लें, किसी आम आदमी की जिंदगी को देख लें तो आपके सामने है कि पाकिस्तान कहाँ खड़ा है और हम दर बदर बेकारी की तरह भाग रहे हैं और भीख मांग रहे हैं इस वक्त। और हमें लोग जो है ना वो फ्रैंकली बड़े और तरीके से डील कर रहे हैं और IMF आपके ऊपर शराइत लगा रहे हैं और स्टेट बैंक को अब उसको बिल्कुल आजाद करवाना चाहता है किसी भी हुकूमती चुंगल से। एक तो ये है। दूसरा जो आपने डिवेल्यूशन की बात की यूनुस खान साहब, किसी भी मुल्क पे कोई आप आर्टिफिशियल कोई 2 हफ्ते 4 हफ्ते तो रख सकते हैं। ये जो इकोनॉमिस्ट है, जो एक्सपर्ट्स हैं, आप उनसे पूछे, आप 4 साल किसी भी मुल्क में 4 साल करेंसी को स्टेबल नहीं रख सकते। एक नंबर 2, तमाम लोग यही कह रहे हैं कि अगर इसहाक डार ने और मियां नवाज शरीफ की हुकूमत ने इसको मसनूई रख के पाकिस्तान में महंगाई को जिनको काबू रखा, 46 साल की लोस्ट महंगाई पे ले गए, पाकिस्तान में गुर्बत का खात्मा किया 6%, पाकिस्तान में रोजगार के मौके दिए, पाकिस्तान में तरक्याती कामों का अंबार लगा दिया और ट्रिपल कर दिया, 3 गुना कर दिए तरक्याती अखराजात और सूबों को डबल कर दिए, तो ये भी वही कर लें। इनके पास जवाब नहीं है। ये वही पॉलिटिकल एक कह लें कि जो झूठ के जो इनके नारे होते थे कंटेनर के ऊपर चढ़ के, ये कहते थे जी $2 बिलियन महाना इसहाक डार खर्च कर रहे रुपए को स्टेबल रखने के लिए। ओ भाई, तुम्हें 39 महीने हो गए हैं, $78 बिलियन तुम्हारे ये बात जाना चाहिए। मुझे दिखाओ कितना 78 बिलियन, तुम्हारे पास 7 बिलियन नहीं है, तुम्हारे पास $780 मिलियन नहीं है। ये सारे का सारा झूठ का प्लंदा है। मैं आपको बताऊं खान साहब, ये बिलीव करती है ये पार्टी और इसकी लीडरशिप खुसूसन कि जी झूठ इतना बोलो कि वो सच लगने लगे। वो जो हिटलर की हुकूमत की जो प्रोपेगेंडा मिनिस्टर का जो असूल था, और दीवार को साथ अपोजिशन को इतना लगाओ कि उनको अपनी पड़ जाए और वो हिसाब ही ना ले सके हुकूमत का, ये इनका है। अभी देना, मैं तो बार बार कहता हूँ भाई, 2 लोगों को तफसील निकाल के 2 स्टेटमेंट से कितना हमने खर्च किया, कुछ नहीं है, सब झूठ का एक प्रोपेगेंडा था और इनकी नकम्मापन है कि ये डील नहीं कर सके। और महंगाई की मेन वजह डिवैल्यूएशन है। 4000 अरब पाकिस्तान के ऊपर कर्जा $1 लिए बगैर चढ़ गया है इस डिवैल्यूएशन की वजह से, जो कि $20 बिलियन है। $20 बिलियन का पाकिस्तान गरीब मुल्क के ऊपर इस हुकूमत की नकामापन की वजह से कर्जा चढ़ चुका है। इसी जो आपने फरमाया कि जी डिवैल्यूएशन, तो बात यह जी कि इनका तो झूठ के पानी लग रहा है, अब आवाम को पता चल चुका है। वो कहते हैं जी वो जैसे भी करें आप भी करें, आप क्यों नहीं कर सकते, आप करें। ये सारा फेलियर ऑफ दिस गवर्नमेंट है और अल्लाह करे कि
जान छुटे इस गरीब आवाम की, इन्होंने उसका कचूमर निकाल के रख दिया है गरीब आवाम का जी। मैं बहुत मशकूर जी, एक दफा फिर अल्लाह ताला आप सबका हामी नासर हो। मैं मशकूर हूँ। और मेरा सिर्फ आपसे सवाल ये है कि आप 3 साल से लंदन में बैठे हैं, आपकी पूरी क़यादत, आपको अगर आवाम की इतनी फिक्र थी तो आप पाकिस्तान क्यों नहीं गए आवाम के साथ खड़े होने के लिए? मैंने अभी आपको बताया है कि आपको मेरा ख्याल है ये पता होना चाहिए कि पाकिस्तान में भी साकिब निसार के बाद आप समझते हैं कि पाकिस्तान में इंसाफ मिल रहा है। आपको ये सवाल करते हुए सोचना चाहिए कि पाकिस्तान में निज़ाम इंसाफ किस तरह चल रहा है इस वक्त। मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ ये मुकदमा हवा में उड़ जाने चाहिए 1 मिनट में। किसी और मुल्क में होता, पाकिस्तान समेत। आपको याद होगा कि पाकिस्तान में एसटीएस प्रोटेक्टर की एक टेलीफोन कॉल लीक हुई थी और मुकदमा खत्म हो गया था। मेरा ख्याल है कि इस तरह के जो सवालात हैं अपने आप से पूछे कि आपका मुल्क किधर खड़ा है, मीडिया की आजादी किधर है, आपकी अदलिया आज कहाँ खड़ी है। पाकिस्तान 120 नंबर पे 126 में से, लेटेस्ट जो है वो 136 में से 130 नंबर पे है। तो मैं अपने मेडिकल के लिए हम लड़ रहे हैं। हिजरत जो है, वैसे भी अगर मेरी सर्वाइकल की इशू ना होती, मैंने आपको बताया कि कौन सा झूठा केस है, मैं पब्लिकली 50 दफा बता चुका हूं। जाके अदलिया उसका सुओ मोटो नोटिस ले, अपने जजों के खिलाफ एक मुजम्मत का एक रेजोल्यूशन पास करें और बुलाए एफपीआर को कि 20 साल की रिटर्न है कि नहीं है। आप ये आसान है आपके लिए बात कहनी। बहुत शुक्रिया जी आप सबका। अल्लाह हाफिज। बाजी मैं बंद करूंगा। आप सब मशहूर थैंक यू सर। तमाम सोशल मीडिया का मैं मशहूर हूँ। ये प्रोग्राम भी हमने जब शुरू किया था तो ये सिर्फ इसलिए था कि मुस्लिम लीग नून खास पर मरियम नवाज